इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज़ में। दोस्तों, आज की बड़ी खबर, आज की ताज़ा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस के तहत सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रोहित शेखर की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रोहित की मौत स्वाभाविक नहीं है, तकिए के मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई। रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बृहस्पतिवार को आई तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रोहित की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने के मौत का जिक्र भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच अपराध शाखा करेगी। आपको बता दें कि केस दर्ज होने के तत्काल बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने डिफेंस कॉलोनी स्थित रोहित के घर C-329 में घटनास्थल पर मुलाकात किया। रेफरेंस टीम ने घटनास्थल के कुछ सैंपल और फिंगरप्रिंट्स भी उठाए। दक्षिणी जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों से राय लेने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस मामले में अगली सुनवाई कुछ दिनों में ही होने वाली है। रोहित की मौत की गुत्थी सुलझाई जा रही है। रोहित उत्तराखंड के कोटद्वार से सोमवार रात 9:30 बजे तक घर पहुंचने के बाद खाना खाकर सो गया। किसी ने रात में रोहित के मोबाइल पर लॉक खोला और कुछ देखा। हैरानी की बात यह है कि मोबाइल का लॉक वही खोल सकता है जिसे उसका पासवर्ड पता हो। पुलिस इस शख्स की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस पूछताछ से यह सामने आई हुई है कि रोहित की पत्नी अपूर्वा उस रात करीबन 2:30 बजे तक बाहर वाले कमरे की सीसीटीवी सीरियल सावधान इंडिया देख रही थी। फिलहाल अपूर्वा के कमरे को बंद कर दिया गया है और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मौत के बारे में मंगलवार शाम 4 बजे पता चला। हालांकि पीएम रिपोर्ट में रोहित के पेट के अधपचा खाना मिलने के कारण अंदाजा लगाया गया है कि उसकी मौत सोमवार मंगलवार के दरमियान रात में 1 से 2 बजे के बीच हुई है। पोस्टमार्टम में रोहित का दिल भी सिकुड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने रोहित के विसरा और दिल सुरक्षित कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रोहित के नाक से खून निकल रहा था। उसकी मौत का पता लगाने तक तकिए पर पड़ा खून जमा हुआ था। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि मुंह पर दबाव पड़ने से ही नाक से खून निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद में ही ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बुंदियापुर में एक रैली में कहा है कि ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष के नाम पर लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया। उन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में साफ हो गया है कि स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद में ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी लगाए हैं। मोदी ने कहा है कि हम संसद में एनआरसी पास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की भाषण के हम कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों के खाते में सीधे मदद देने की योजना बनाई है, लेकिन यहाँ की सरकार ने लाभार्थियों की लिस्ट नहीं भेजी क्योंकि इसमें टोलाबाजी का कोई स्कोप ही नहीं। ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। मां भारती की आस्था रखने वाले जो लोग बंटवारे के कारण दूसरे देश चले जा रहे थे, आज वहां उसके साथ उनकी आस्था की वजह से अत्याचार हो रहा है, तो वे कहां जाएंगे? उन्हें नर्क की जिंदगी से निकालकर हम हिंदुस्तान और हर सरकार का यह कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को साफ किया, तब दीदी उन लोगों में से थी जिन्होंने इसका सबूत मांगा। अरे दीदी, सबूत ही खोजे तो चिटफंड के घोटाले के सबूत खोजो। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। इत्र नगरी कन्नौज में डिंपल यादव लगाएंगी हैट्रिक या भाजपा के सुब्रत पाठक खाता खोलेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में हर दल के नेता एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सपा परिवार की बहू डिंपल यादव कन्नौज से फिर से मैदान में हैं। अब यह देखना होगा कि कन्नौज नगरी में इस बार कौन इत्र की खुशबू खिला पाएगा। कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा का दबदबा रहा है। यहाँ से डिंपल यादव एक बार निर्विरोधी भी चुनी जा चुकी हैं। इस बार यह डिंपल यादव का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से है। यदि डिंपल यादव जीत गई तो हैट्रिक लगाएंगी। आपको बता दें कि कन्नौज में इस
इस बार दिलचस्पी लड़ाई देखने को मिलेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां से एसपी के उम्मीदवार डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक से टक्कर मिली थी। हालांकि एसपी बीएसपी के साथ आने के बाद अगर बीएसपी को वोट डिंपल यादव के पक्ष में ट्रांसफर होते हैं तो यह डिंपल के लिए कुछ राहत की सांस होगी। डिंपल की झोली में पहली जीत तब पड़ेगी जब उनके पति अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ दी थी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप से इनकार किया है। बोले इसके पीछे कोई बड़ी ताकत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप से इनकार किया है। रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है और मीडिया को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संयम दिखाने को कहा है। सीजेआई पर उनके साथ काम करने वाले जूनियर सहायक के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिस पर शनिवार को सुनवाई होनी है। यहां दोस्तों आपको बता दें कि सीजेआई यौन उत्पीड़न से आरोप बेबुनियादी, यह सीजेआई ने कहा है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि ऑनलाइन मीडिया के कथित यौन उत्पीड़न संबंध में लगने गए बुनियादी आरोप से उन्होंने कहा है कि यौन उत्पीड़न पर आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कोई बड़ी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है और न्यायपालिका को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वह महिला क्रिमिनल बैकग्राउंड की है। आपको बता दें इस मामले में रंजन गोगोई ने कहा है कि देश के दो कार्यालय हैं जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, एक है पीएमओ और दूसरा है सीजेआई का कार्यालय। सीजेआई के यौन उत्पीड़न के आरोप पर कहा है कि उस महिला के ऊपर 2 मामले दर्ज हैं। ऐसे में आपराधिक मामला चलाने के बावजूद वह कैसे सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रही है। मैंने दिल्ली पुलिस से इस मामले की जांच करवा ली है। जी हां दोस्तों, रंजन गोगोई ने बताया कि 20 साल की सेवा करने के बाद उनके खाते में केवल 6 लाख रुपए। रंजन गोगोई ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है और उन्हें ऊपर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही आहत उन्हें पहुंचा रहे हैं। 4 मीडिया हाउस के विस्तार में इन पर कहानियां प्रसारित की गई है, मुझे उसमें कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी, इसीलिए जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए गए। भावुक होते हुए सीजेआई ने कहा है कि 20 सालों की सेवा के बाद मेरे खाते में केवल 6 लाख रुपए ही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे चपरासी के पास भी मुझसे अधिक पैसा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस एमएलसी का दावा, प्रियंका गांधी का वाराणसी में चुनाव लड़ना तय हो गया है। जी हां दोस्तों, यह दावा कांग्रेस प्रवक्ता और एमएलसी दीपक सिंह ने दिया है। दीपक सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। 1-2 दिन में वाराणसी में नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बनारसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से टिकट का दोबारा मैदान में है। पिछली बार यह रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। दीपक सिंह ने बताया है कि प्रियंका गांधी आयरन लेडी हैं और वे मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के सामने लड़कर जनता को बता देना चाहती है कि अब समय बदल गया है। दीपक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में प्रियंका के चुनावी लड़ाई की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन जरूर कहा था कि आप खुद अंदाजा लगाइए, अंदाजा हमेशा गलत नहीं होता है। हालांकि प्रियंका गांधी की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। श्राप देने में माहिर हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, शिवराज को भी दे चुकी हैं अंजाम भुगतने की चेतावनी। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही बताकर शर्मनाक होने का श्राप देने वाली भोपाल लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भाजपा संघ पर भारी पड़ गई हैं। अपने इस बयान से साध्वी ने भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है। पार्टी ने उसके इस बयान से पल्ला भी झाड़ लिया है, लेकिन देश भर में आईपीएस अधिकारी इसके खिलाफ हो गए हैं। वहीं इसका असर पूरे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीटों पर न पड़े, इसकी चिंता अब बीजेपी के खेमे को सताने लगी है। भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय के सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी हाईकमान और संघ का था। भाजपा इसे भगवा आतंकवाद का जवाब और प्रतीक मानकर लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से शहीद काकरे का टिप्पणी पर साध्वी ने भाजपा को ही राष्ट्रीयता की मुद्दे पर उलझाया है, वह भारी पड़ गया है। साध्वी ने अपना बयान यह कहते हुए वापस ले लिया है कि इससे पूरे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मामले ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया,